हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए विलयन के चैप्टर में आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का, वाष्पशील घटक का मतलब है जिसकी वाष्प बन सकती हो, गर्म करने पर जो वाष्प बन सकता है यानी भाप बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पशील अवयव। उसका आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर होता है, अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है। देखो, विलयन का जो घटक, विलयन के घटक में आपको बता चुका हूं कौन कौन से घटक होते हैं विलयन के। तो विलयन के दो घटक होते हैं आपके, कौन कौन से, एक तो होता है विलेय, एक विलेय होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विलायक। एक विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है। अब क्या होता है कि विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयवी घटक का, जो वाष्पशील घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की किसके बराबर समानुपाती होता है, मोल भिन्न के। तो मोल भिन्न क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। मोल भिन्न या मोल प्रभाज एक ही बात होती है। मोल भिन्न या मोल प्रभाज, देखो क्या होता है मोल भिन्न या मोल प्रभाज, कि हम जो भी पदार्थ है, जैसे कोई विलयन है तो विलयन में दो पदार्थ हैं, एक तो आपका ए है और एक है आपका बी। अब हमें निकालने हैं ए के मोल प्रभाज की संख्या या ए का मोल भिन्न। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ए तो लिखेंगे ऊपर और बटे विलयन का कुल जो है ए प्लस बी। ठीक है। अगर बी का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे लिखेंगे, बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या है, ए के अणुओं की संख्या और ये ए प्लस बी दोनों के अणुओं की संख्या, यानी विलयन के कुल अणुओं की संख्या। यहाँ पे बी क्या है, बी के कुल अणुओं की संख्या, और ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी है विलयन के कुल अणुओं की संख्या। यानी जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है वो क्या होगा, उसे ऊपर लिखेंगे और विलयन के कुल दोनों को जोड़ करके नीचे लिख देंगे। ठीक है। और एक बात और होती है, किसी विलयन का जो मोल भिन्न होता है, टोटल जितने भी घटक हैं उन सबका योग कितना होता है, वो होता है एक। इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है हमें आगे। ठीक है। ये हो गया आपका मोल प्रभाज। अब जान लेते हैं इसका। देखो, हमने मान लिया कि ये जो विलयन है, हम जिसका अवयवी घटक उसका आंशिक वाष्प दाब और मोल भिन्न की बात कर रहे हैं, उस अवयवी घटक में, उस विलयन में दो अवयवी घटक हैं। कौन कौन से, एक तो मान लिया अवयवी घटक ए और अवयवी घटक बी। तो हम ये मान लेते हैं कि अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब हमने मान लिया ये पी ए। ठीक है। क्योंकि ए का है तो पी ए मान लिया। इसी प्रकार हम बी का आंशिक वाष्प दाब मान लेंगे बी। अवयवी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पीबी। अब देखो, आप लोग वाष्प दाब के वैसे में सोच रहे होंगे वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो इसे भी जान लेते हैं। देखिए, हमने कोई एक बर्तन लिया, अब इस बर्तन में कोई वाष्पशील द्रव भरा हुआ है इस तरीके से। जब इस बर्तन में वाष्पशील द्रव भरा हुआ है और हम करें इसे गर्म, क्या करें, इसे गर्म करें, गर्म करेंगे तो ये वाष्पशील द्रव है, इसकी वाष्प बनेगी तो वाष्प बन करके ये वाष्प ऊपर उठती है। ठीक है। और ये ऊपर निकल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वाष्प। क्या कहते हैं, वाष्प। अच्छा, ये तो हमें द्रव था, ये क्या था, द्रव।
अब ये क्या बन गया, ये बन गया द्रव से बाष्प। अब दूसरी प्रोसेसिंग ये होती है कि ये जो बाष्प होती है जब ये किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो ये वापस से क्या बन जाती है, ये वापस से द्रव बन जाती है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देखो आप कपड़े सुखाएंगे गर्मियों में, सूख जाते हैं, पानी कहाँ जाता है, पता नहीं गायब हो जाता है। गायब नहीं होता, बाष्प बन जाता है। बाष्प बन करके वो हमारे वायुमंडल में घूमता रहता है। जल का वाष्पीकरण होता है और वो वायुमंडल में घूमता रहता है। बहुत सारे पदार्थों का वाष्पीकरण होता है जो बाष्पशील होते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो द्रव बनता है, आपने देखा होगा कि गर्मी का सीजन है, पेप्सी बहुत ज्यादा पीते हैं। पेप्सी की बोतल लाएंगे निकाल के फ्रिज में से, उसे रख देते हैं तो उस पर पानी जमा हो जाता है, चारों ओर से पानी की बूंदें लग जाती हैं। वो पानी कहाँ से आता है, क्या बोतल में से अंदर से निकल के आता है? अगर बोतल में से अंदर से निकल रहा है तो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा तो कम नहीं होती है, वो पूरा जितनी क्वांटिटी है उसकी उतनी ही रहती है। तो फिर ये पानी आया कहां से? तो ये पानी यही आता है जो वाष्प बन करके उड़ जाता है, हमारे वायुमंडल में घूमता है। वो वायुमंडल में जो वाष्प घूम रही है वो जब इस बोतल के संपर्क में आती है, जो बोतल हमारी रखी है पेप्सी की, उसके संपर्क में ये आती है तो अब ये ठंडी है और ये वाष्प गर्म है। जब ये गर्म वाष्प इस ठंडी बोतल के संपर्क में आएगी तो ये वापस से पानी में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? देखो, इससे द्रव से जब वाष्प बनता है तो इसे कहते हैं वाष्पन, और वाष्प से और ये फिर से द्रव बन रहा है तो इसे क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, ये बात हुई वाष्प की, द्रव की और वाष्पन और संघनन की। अभी हम आ रहे हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब नहीं बताया मैंने, अभी क्या बताया है? वाष्प, वाष्पन और संघनन। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है? अब ये पात्र जो था आपने इसे गर्म किया, वाष्प उड़ गई, लेकिन अब उड़ाओ मत इसे। क्या करो? अब ये पात्र है और इसमें ये द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, आप इसे गर्म करिए। लेकिन इस बार क्या चेंज करेंगे हम कि हम इस पात्र को बंद कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे इस पर ऊपर से। अब इस पात्र पे जब आप ढक्कन लगाएंगे ऊपर से तो अब ये वाष्प जब बनेगी तो वाष्प उड़ेगी भाई, यहां से ऊपर जाएगी। जब ये वाष्प ऊपर जाएगी तो ये इसके संपर्क में आती है। किसके संपर्क में? इस सतह पे, यहाँ पे ये वाष्प बन रही है। अब इसमें से क्या होता है, कुछ वाष्प जो होती है वापस से द्रव बन जाती, नीचे आ जाती है। नीचे से वाष्प बन रही है, ऊपर से द्रव बन रहा है, दोनों चीजें लगातार चल रही हैं। तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जब इधर से इतनी ही तो वाष्प बन रही है और इतना ही ऊपर से द्रव बन रहा है, यानी द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव दोनों की दर समान हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साम्यावस्था। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। अब इस अवस्था में जो ये वाष्प के जो कण होते हैं ये द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। ये वाष्प के कण जो होते हैं ये द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। और किस पर? साम्यावस्था पर। ठीक है, तो वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमने दो घटक लिए हैं, एक घटक ए और एक घटक बी। घटक ए का आंशिक दाब हमने मान लिया है पीए और घटक बी का आंशिक दाब मान लिया है हमने पीबी। अब ये जो हमने परिभाषा लिखी है, ये जो नियम कह रहा है, ये नियम कह रहा है कि ऊष्क घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इस हिसाब से ये जो पीए है ये समानुपाती होगा उसके मोल भिन्न के, यानी x के। हमने इसका मोल भिन्न मान लिया x, तो पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, क्योंकि ए का मोल भिन्न x, ए का आंशिक दाब a। अब इस समानुपाती को जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और उसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी नॉट से। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है पीवी, ये किसके समानुपाती है?
बी के मोल भिन्न के। मोल भिन्न को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए का मोल भिन्न एक्स किसके बराबर होगा? ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। अब यहां पे इसी प्रकार हम पीवी को चेंज करेंगे तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये दो इक्वेशन बन जाती है हमारी यहां से। अब हमें ये बात पहले ही जान चुके हैं कि विलयन का जो कुल मोल भिन्न होता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि कुल वाष्प दाब जो होगा वो होगा P। कुल वाष्प दाब P होगा तो अब इसमें कितने घटक हैं? 2, एक तो PA और PB। तो P जो कुल वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा? A का वाष्प दाब और B का वाष्प दाब। A का वाष्प दाब कितना है उसे हम लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? P नॉट A एक्स ए, और ये कितना हो जाएगा? P नॉट B एक्स बी। ठीक है। और ये बात हम पहले से ही जान चुके हैं कि उसका जो कुल मोल प्रभाज होता है विलयन का वो कितना होता है? 1। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि b को उधर पक्षांतर कर दें तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इस चीज को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी? देखो P इक्वल टू हो जाएगा ये P नॉट A और एक्स ए की जगह पे क्या लगाना है? 1 माइनस एक्स बी। और ये P नॉट B एक्स बी पहले से ही लिखा हुआ है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। P नॉट A 1 में किया तो इसमें किया तो ये हो जाएगा P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। ये B सफिक्स में होगा। अब यहां से इसमें से हम क्या करें? एक्स बी कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? P नॉट B माइनस P नॉट A और प्लस P नॉट A। ठीक है। ये परिणाम इससे निकल के हमारा आ जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और है राउल्ट के नियम में कि एक आपसे पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम जो है हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है वो कैसे है। अब कोई विद्यार्थी कहेगा गुरुजी तुमने ये तो बताया ही नहीं, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो हमने हेनरी का नियम पढ़ा है कि हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम है कि P बराबर के एच इंटू एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं हेनरी का नियम। और राउल्ट का नियम क्या है? P बराबर P नॉट इंटू एक्स। यहाँ पे क्या अंतर है कि यहाँ पे तो के एच है और यहाँ पे क्या है? P नॉट है। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात ये है कि हेनरी का नियम किस स्थिति में लागू होता है? हेनरी का नियम लागू होता है कि द्रव में गैस घुली हो, द्रव में गैस के लिए लागू होता है। और राउल्ट का नियम जो होता है द्रव में द्रव के लिए होता है। दोनों द्रव में द्रव घुल रहा हो, उधर द्रव में गैस घुल रही हो। ठीक है। इस हिसाब से राउल्ट का नियम जो है हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति हो जाती है जबकि के एच का मान P नॉट के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो ये राउल्ट का नियम हो जाता है। अब राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं। सीमाएं क्या है कि राउल्ट का नियम जो होता है तो इसकी सीमाएं, जो राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं, वो पहला नियम तो ये है कि ये नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो पहला नियम ये है कि ये तनु विलयनों पर लागू होता है। कौन से विलयनों पर? तनु विलयनों पर। और दूसरा नियम क्या है कि अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। और तीसरा नियम क्या है कि ये वैद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जब उसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो वो अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाते हैं। अगला क्या है कि उन पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। वियोजित का मतलब होता है टूट जाते हैं, संगुणित का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना। जुड़ने को क्या कहते हैं? संगुणित। तो उन पर भी ये लागू
नहीं होता है। ठीक है, ये अराउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो है पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।